2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई। दाऊद, छोटा राजन, हाजी मस्तान, छोटा शकील जैसे न जाने कितने अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं जिन्हें आईएसआई ने खड़ा किया और आज तक फंड करता है। आज तक हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, जिनमें हजारों लाखों मासूम लोगों की जानें गई हैं, उन सब के पीछे भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ है, आईएसआई। और इन सबसे ज्यादा खौफनाक सिविलियंस में टेररिज्म, आतंकवाद, जिसके लिए तो आईएसआई पूरे दुनिया भर में बदनाम है। इस तस्वीर को जरा देखना। मेजर जनरल कॉथॉर्न वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस हेड ऑफ यूरोप रह चुके थे और 1948 इंडो पाकिस्तान वॉर की हार के बाद इन्होंने ही आईएसआई को जन्म दिया। इनफैक्ट करीब 8 सालों तक मेजर कॉथॉर्न ही आईएसआई के चीफ भी बनकर रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोजीशन पर भी रॉस मैक्के को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चुना गया था, जो भी पहले ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलियन आर्मी के हेड रह चुके थे। यानी कि दीज वर द पीपल विथ डेकेड्स ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस। इनफैक्ट आईएसआई में उन दिनों 10,000 ऑफिशियल्स थे, जिनमें से 384 प्रोमिनेंट मेंबर्स तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो आईएसआई को शुरुआत से ही साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस टैक्टिक्स जैसे कि एस्पियोनाज और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग्स दे रहे थे। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, यही ट्रेनिंग्स आज तक होते आ रहे हैं। ये है 2021 का ही रिपोर्ट, जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज M15 और M16 आज तक पाकिस्तानी फोर्सेस को ब्रिटेन में ही ट्रेन करती है। सो माय पॉइंट ओवर हियर इज कि पाकिस्तान अच्छे से ये बात जानता था कि वो इंडिया जैसे अपने से 4 गुना बड़े देश से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, और इसीलिए उन्होंने उस वक्त ब्रिटेन से मदद लेना तो शुरू ही कर लिया। लेकिन आप ये बिलीव नहीं करोगे कि उस दौरान आईएसआई का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया था कि करीब 18 देशों की एलीट इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई के साथ काम कर रही थी, रॉ को खत्म करने के मकसद से। By 1982, in Peshawar, there were upwards of 18 foreign liaisons that were working at any one time. So we're talking about an enormous proliferation of intelligence agencies that are working side by side. और इसका अंजाम भी हमें दिखा ना। अपने जन्म के ही सिर्फ 7 से 8 सालों के अंदर ही आईएसआई ने लिटरली भारत को चारों तरफ से घेर लिया था। मिड 1950s तक, जहां पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागास, मिजोस जैसे कई अलगाववादी इंसर्जेंसीज अपने पीक पर थे, तो वहीं पर साउथ में केरला में आईएसआई ने अपने कई सारे टेरर आउटफिट्स को प्लांट कर दिए थे। नॉर्थ में तो इंडिया अपने जन्म से ही कश्मीर के मुद्दे पे लड़ रहा था, लेकिन वहीं पर वेस्ट में भी आईएसआई ने खालिस्तान का बीज बो दिया था। इंडिया के पूरे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में आईएसआई ने नक्सलवादियों को खड़ा कर दिया, तो वहीं पर दाऊद, छोटा राजन, हाजी मस्तान, छोटा शकील जैसे न जाने कितने अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं जिन्हें आईएसआई ने खड़ा किया और आज तक फंड करता है। और इन सबसे ज्यादा खौफनाक सिविलियंस में टेररिज्म, आतंकवाद, जिसके लिए तो आईएसआई पूरे दुनिया भर में बदनाम है। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई। 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट। आज तक हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, जिनमें हजारों लाखों मासूम लोगों की जानें गई हैं, उन सब के पीछे भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ है, आईएसआई। इन्होंने जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा जैसे हजारों खौफनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया है, जिनके टेररिस्ट आउटफिट्स आज भी पूरे देश में फैल चुके हैं और हिंदुस्तान को आज तक अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर आईएसआई 1948 से ही जंग के मैदान में उतर के पूरे हिंदुस्तान में काफी हद तक तबाही मचा चुका था, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का तो जन्म ही आईएसआई के जन्म के 20 सालों बाद 21 सितंबर 1968 में हुआ था, वो भी बड़े जद्दोजहद के बाद। आईएसआई, सीआईए और केजीबी जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज तो रॉ से नफरत करती ही थी, लेकिन हमारे खुद के देश में ही ऑपोजिशन पार्टीज तक रॉ को खत्म करना चाहते थे। इसे इंदिरा गांधी का एक पालतू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, जो ऑपोजिशन पार्टीज पर एस्पियोनाज यानी कि जासूसी करने के लिए बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के बाद पावर में आए मोरारजी देसाई के बारे में तो एक कहावत भी कही जाती थी, हिज हेट फॉर रॉ वॉज मोर देन हिज लव फॉर इंडिया। मोरारजी तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट बंद ही कर चुके थे, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद रॉ के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग से लेकर रॉ के फॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को,
RN काओ, जहां पर ISI में 10,000 ब्रिटेन ट्रेंड ऑफिशियल्स थे। काओ ने इससे 40 गुना कम, सिर्फ 250 नौसीखिए ऑफिसर्स, सिर्फ 5 लाख के मामूली से बजट और एक खंडर पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना के रॉ की शुरुआत की थी। लेकिन हमारी इन परिस्थितियों के बावजूद हमने ISI को मुंह तोड़ जवाब दिया कि ISI को रॉ से 20 साल ज्यादा एक्सपीरियंस था। सारे के सारे जितने भी इंटरनेशनल पावरफुल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज थे वो तो ISI को बैक कर रहे थे, उन्हें ट्रेन कर रहे थे। तो रॉ ने ये पासा पलट आखिर कैसे किया? रॉ ने अपने दावपेच कैसे खेले, ये जानने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। साल 1950 जब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित नागालैंड में कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा था। एक्चुअली में कश्मीर को हासिल करने के लिए ISI ने सबसे पहले निशाना बनाया कश्मीर से 3000 किलोमीटर दूर स्थित नागालैंड को। देखो 1950s की यह बात है जब ISI ने इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी को पकड़ ली, नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नागालैंड के नागाज और मिजोरम के मिजो कम्युनिटी की सरकार से मतभेद हो रही थी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि नागाज ने तो भारत की आजादी से भी एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ही नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। और इस पूरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट में सबसे आगे खड़े थे अंगामी जापू फिजो, जो कि द लीडर ऑफ नागा नेशनल काउंसिल थे। इसी NNC ने 1951 में नागालैंड में एक प्लेबिसाइड भी करवाया था, यानी कि वोटिंग करवाया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि करीब 99% नागाज इंडिया से अलग होना चाहते थे। सो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस था, एक बहुत ही बड़ी वल्नरेबिलिटी थी। दूसरी तरफ मिजोरम में भी मिजो नेशनल फ्रंट नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो चुकी थी, जिसे लीड कर रहे थे एक सेपरेटिस्ट लीडर लाल डेंगा, जो बाय द वे आगे जाकर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी बने। लेकिन उनकी पार्टी MNF का भी एक ही मकसद था, मिजोरम को इंडिया से आजाद करके एक इंडिपेंडेंट मिजो स्टेट बनाना, जिसके लिए लेट 1950s तक MNF ने अपने मिलिट्री कैडर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जमा करना भी शुरू कर दिया था। अब सिर्फ एक ही कसरत बाकी रह गई थी, फंडिंग की। दोनों भी पार्टीज, नागा नेशनल काउंसिल और मिजो नेशनल फ्रंट, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए डेस्परेटली इंटरनेशनल फंडिंग्स की तलाश में थे। और बस यहीं पर इंडिया के आपदा में पाकिस्तान को एक अवसर नजर आया। ISI ने ईस्ट पाकिस्तान के रंगमती जंगलों में नागा और मिजो रिबेल्स के लिए ट्रेनिंग कैंप्स बनाकर उन्हें वहां पर प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तो इन आदिवासियों को मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार तक दे दिए थे, ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड वॉर छेड़ दे। और अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, ISI का ये प्लान इतना सक्सेसफुल रहा कि 1966 में तो मिजो नेशनल फ्रंट ने पूरे मिजोरम स्टेट को ही इंडिया से अलग कर दिया था। यस, 1 मार्च 1966 के दिन MNF ने आइजॉल के आर्मी पोस्ट और पुलिस स्टेशंस पर अटैक करके उसके सारे एंट्री पॉइंट्स को सीज करके पूरे स्टेट पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब मिजोरम को इंडिया से अलग करने के बाद फिर ISI ने तो ये तक प्लान कर दिया था कि वो UN में अपील करके मिजोरम को एक अलग देश रिकॉग्नाइज भी करवा ले। एंड माइंड यू, ये सब मैं रॉ के जन्म से पहले की बात कर रहा हूं। सो अनलाइक ISI, इंडिया के पास ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया को पहले से ही भांप पाए। काफी सिमिलर क्लैशेस नागालैंड में भी हो रहे थे और इसीलिए सबके रिटेलिएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने देश में पहली बार नॉर्थ ईस्ट में AFSPA एक्ट को पास कर दिया। जिससे इस रीजन में स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? इन इंसर्जेंसीज के वजह से वहां पर हमारी इतनी फोर्सेस डिप्लॉय हो गई कि 1950s में नॉर्थ ईस्ट साउथ एशिया का हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन बन चुका था। और ISI एग्जैक्टली यही तो चाहता था। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पाकिस्तान के लिए ये नागाज और मिजोस तो सिर्फ इस बड़ी सी जंग में मामूली से प्यादे थे, जिन्हें वो पाल ही रहे थे कुर्बान होने के लिए, हिंदुस्तान को भटकाने के लिए। उनका असली निशाना तो हमेशा से ही कश्मीर था। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में तबाही मचा के पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर में जंग छेड़ दी, ऑपरेशन गिब्राल्टार। द ISI ऑफ पाकिस्तान बुक और द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च पेपर्स में ऑपरेशन गिब्राल्टार का ब्लूप्रिंट काफी डिटेल में बताया गया। इन पेपर्स के मुताबिक पाकिस्तान का प्लान सिंपल था। ISI ट्रेंड पाकिस्तानी सोल्जर्स और रजाकार्स यानी कि POK के सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर एक आर्मी खड़ी की जाएगी,
जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकल कश्मीरीज के भेस में घुसकर उनमें एक आंदोलन का माहौल खड़ा करेगी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर के सिविलियंस को मिलिट्री सपोर्ट देकर भारत के खिलाफ एक जंग के लिए तैयार किया जाएगा, और दूसरी बात, इससे ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि कश्मीर के खुद के लोग इंडिया से अलग होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का यह प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कश्मीरी लोकल्स ने आईएसआई का साथ तो दिया ही नहीं, उल्टा इस इन्फिल्ट्रेशन की जानकारी उन्होंने इंडियन फोर्सेस को दे दिया। अब ऑपरेशन गिब्राल्टार को फेल होते हुए देख 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू करके ऑफिशियली इंडिया से वॉर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने जम्मू के अखनूर सेक्टर में हमला कर दिया। इसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने तो लाहौर को ही अपने कब्जे में ले लिया था। अब अपने एक बड़े शहर को खोते हुए देख ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने ऑफिशियली हार मान लिया और इंडिया ये जंग जीत गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक बात तो माननी पड़ेगी, 1965 तक आईएसआई को फॉर्म होकर 20 साल भी नहीं हुए थे कि आईएसआई ने इंडियन फोर्सेस को 2 वॉर फ्रंट्स में सक्सेसफुली ऑक्यूपाई कर लिया था। नॉर्थ ईस्ट में नागा और मीजो इंसर्जेंसी और जम्मू एंड कश्मीर में इंडो पाकिस्तान वॉर। भले इन दोनों भी फ्रंट्स में इंडिया ने ईंट का जवाब पत्थर से जरूर दिया, लेकिन माय पॉइंट इज इंडिया हर बार पाकिस्तान को सिर्फ जवाब दे रहा था, पाकिस्तान से एक कदम आगे नहीं चल रहा था। आइडियली तो हमें पाकिस्तान की हर एक चाल की खबर ये सारा कांड होने से पहले ही होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे तब के इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी काफी बार कंप्लीटली क्लूलेस हुआ करती थी, और इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि आईबी को तो ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ही सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही ट्रेन किया था। इंडिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। इंडिया को बाहरी एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं ट्रेन किया गया था। और भूलो मत, इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आईएसआई वर्सेस रॉ की बात कर रहा हूं। इसी टाइम फ्रेम में सीआईए और केजीबी भी इंडिया में काफी सारे कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे थे। 1962 में तो इंडो चाइना वॉर भी हुआ था, और फिर 1966 में यानी कि इंडो पाकिस्तान वॉर के बस एक ही साल बाद हमारे देश के 2 सबसे वीर और नेशनलिस्ट लीडर्स का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी और होमी जहांगीर बाबा जी। लेकिन हमारी आईबी को अगेन इस बात की भनक तक भी नहीं थी। अब रॉ वर्सेस सीआईए द मोस्ट ब्रूटल कोल्ड वॉर इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी एक काफी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कम लोगों को ये बातें पता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी पहेलियां हैं जो आज तक पब्लिकली कभी सामने आने ही नहीं दी गई। हमें खुद सीआईए के काफी सारे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और बुक्स पढ़ के इनके बारे में मालूम पड़ा, और इस पर एक्चुअली मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसे आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। उससे आपको एक साइलेंट वॉर के बारे में पता चलेगा जो आपको पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट करता है इंडिया और अमेरिका के बीच में।